बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? हम अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और इसके अलावा स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट का लेक्चर हमने पढ़ लिया। आज हम इसी स्टाफिंग का सेकंड पार्ट जो है सिलेक्शन, उसके बारे में बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। रिक्रूटमेंट स्टाफिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक रिक्रूटमेंट और एक सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट का तो आपको पता चल गया कि टू अट्रैक्ट अ पूल ऑफ कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, कि जब वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। अब जो उनकी एप्लीकेशन आती हैं, उनकी उस स्क्रूटनी और सिलेक्शन प्रोसेस जो सारा है, दैट इज अ सिलेक्शन। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आज का हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग सिलेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट सिलेक्शन। कि ये है सिलेक्शन में कि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, अपना रिज्यूमे सबमिट करवा दिया एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो फिर आप सोचते हैं कि आइदर आई विल गेट दिस जॉब और नॉट। तो ये सोचना और फिर उसके मुताबिक अपनी तैयारी करना, प्रिपरेशन करना कि जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना, ये सिलेक्शन में आता है। कि वो आपका रिटन टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे और या कोई और प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है सिलेक्शन के लिए। सो सिलेक्शन का मतलब है पिकिंग फ्रॉम द एप्लीकेंट पूल। एप्लीकेंट पूल क्या है? वो जो आपने रिक्रूटमेंट में देखा था, प्रोटेक्ट पीपल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। तो जो लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, फिर उसमें से आपने एक जो, अगर आप एचआर मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें जो अपना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो आपने निकालना है, कि जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपके पास सूटेबल कैंडिडेट है, वो उसको उस एप्लीकेंट पूल में से निकाल लेना, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशन। क्योंकि आप जब भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं तो उनके लिए लिखते हैं कि इस जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ये है। किसी के लिए मैट्रिक होगी, किसी के लिए इंटर, किसी के लिए ग्रेजुएशन, किसी के लिए मास्टर, एमफिल, पीएचडी, व्हाट्सएवर। तो बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सबसे पहला तो एजुकेशन होता है कि इस पर्टिकुलर, अगर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर है तो उसके लिए लिखा होता है कि मिनिमम जो है ही शुड बी एमफिल इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वहाँ पे ही शुड बी ए पीएचडी इन हिज फील्ड इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट। इसी तरह अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में जाना, मार्केटिंग मैनेजर है तो ही शुड हैव अ बैचलर और अ मास्टर डिग्री इन मार्केटिंग, एमबीए मार्केटिंग। अगर फाइनेंस में है तो फाइनेंस की डिग्री होगी, एसीसीए होगा, आईसीएमए वगैरह होगा। अगर कोई और जॉब है तो उसके लिए, हर एक जॉब के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा एजुकेशन का। तो पहला आपका मेन, आपने जब वो एप्लीकेंट पूल में से अपना निकालना है, उसमें जो आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है उसके मुताबिक स्क्रूटनी कर लेनी है। कि अगर आपने उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है कि द एप्लीकेंट शुड बी अ ग्रेजुएट, तो आपने देखना है कि जो ग्रेजुएट है, अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है तो उसको आप साइड पे कर देंगे, यानी कि दैट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। और अगर ग्रेजुएट है, there will be eligible, or if a more than graduate they are also eligible. So basic selection criteria का पहला जो है बेसिक, वो एजुकेशन के जो आपकी रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो पर कैंडिडेट उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं। इसके बाद आगे है कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज क्या है? कि आपने कौन सी किस लेवल का बंदा हायर करना है। जो आप अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में लिख देते हैं कि वो कितना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल होनी चाहिए, थॉट स्किल में वो कैसा हो। ये चीजें कि हर पर्टिकुलर जॉब के लिए डिफरेंट कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है। अगर बंदा मार्केटिंग है तो उस मार्केटिंग की जॉब हायर करनी है तो उसके बोलने का स्टाइल क्या है, वो कन्विंसिंग है या नहीं है। अगर आपने एक ऑफिस वर्क में काम करना है तो उस बंदे का कंप्यूटर नॉलेज कैसा है, स्पीड कैसी है, वो टाइपिंग कैसे कर सकता है। तो दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज भी आप चेक करते हैं कि जो पर्टिकुलर जॉब है, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर देखना है तो उसके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेशन है कि उसने वो सर्टिफिकेशन की हुई है, ताकि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो जाए।
उसके बाद आप अपना करते हैं एक्सपीरियंस, कि अगर आपने कोई ऐसी जॉब ऑफर की है कि जिसमें कि कितना एक्सपीरियंस है, तो वो आप वो चीज़ भी देखते हैं कि एक जॉब आप ऑफर करते हैं कोई भी कि हमने मार्केटिंग मैनेजर रखना है, शुड हैव अ 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देखने, बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया जब स्क्रूटनी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनके पास वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनकी एप्लीकेशन के साथ अवेलेबल है या नहीं है, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। अगर उनका एक्सपीरियंस 5 ईयर है, मोर देन 5 ईयर है, तो आप उन्हें रिटेन करेंगे। अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ, उनके डॉक्यूमेंट में एक्सपीरियंस नहीं है, उनके सीवी में एक्सपीरियंस 5 से कम है, तो आप वो सिंपली एप्लीकेशन उठा के जो रिजेक्टेड एप्लीकेंट की फाइल होगी वो उसमें लगा देंगे। इसके बाद आपका आ जाता है स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज क्या है जो आपने उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड की हैं, कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये स्किल्स होनी चाहिए, ये एबिलिटीज होनी चाहिए। उसके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का वो स्किल होनी चाहिए, उसे डाटा एंट्री आती हो, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तो उसके कोई सर्टिफिकेट्स है। तो ये सारी चीज़ें आपने जब बेसिक क्राइटेरिया स्क्रूटनी कर रहे हैं ये उसमें देखनी है। इसके बाद आता है स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये नहीं है कि एप्लीकेशन आई और फौरी तौर पे आपने एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया, ये एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है कि कैसे एप्लीकेशन आएगी, उसकी स्क्रूटनी कैसे करनी है, फिर आपने उन्हें कॉल लेटर इशू करने हैं, क्या कैसे करने हैं, पहले उनका रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या प्रोसेस है। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो नाउ वी विल डिस्कस दिस सिस्टमेटिक प्रोसेस के सिलेक्शन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो इसमें अगर हम ये एक पिक्चर देखें तो स्टेप 1 है इंटरेस्ट इन जॉब सेंड रिज्यूमे, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप है कि आपने अपनी पर्टिकुलर जॉब जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि आपका इंटरेस्ट है उस जॉब में, तो आप उसके रिलेटेड जो है अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे, अपने एप्लीकेशन सेंड करके अपना सीवी भेजेंगे कि मैं इस जॉब पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप अपनी एप्लीकेशन ही भेजेंगे तो आप सिलेक्ट कैसे होंगे? सो जो बंदा एप्लीकेशन भेजेगा फिर उन्हीं में से आपने सिलेक्ट करना है। तो पहला स्टेप रिक्रूटमेंट यानी कि अपनी एप्लीकेशन अपना सीवी भेजना है। फिर सेकंड है इनिशियल स्क्रीनिंग, जो कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया, जिसमें एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज, कॉम्पिटेंसी ये चीज़ें देखनी है। यानी कि आपने एक जिस जॉब के लिए बंदा हायर करना उसका एक चेकलिस्ट बनाइए कि इसके लिए मिनिमम एजुकेशन ये होगी, मिनिमम एक्सपीरियंस ये होगा, ये स्किल्स इसके लिए रिक्वायर है। और इनिशियल स्क्रीनिंग में आप ये चीज़ें देखेंगे कि जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक उनकी वो मीट कर रहे हैं कि नहीं। जो उसको मीट कर रहे हैं उन्हें आप एक साइड पे कर लेंगे, जो नहीं करेंगे वो आप रिजेक्टेड में कर देंगे। फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि एक सीवी है, इसके साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आप उनकी सारी डिटेल लेते हैं, उनका नाम, फादर नेम, एक्सपीरियंस, जॉब, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। एक तो सीवी होता है, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन ने खुद अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया होता है जो पर्टिकुलर उन्हें इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो उसमें लिखी होती है, ताकि आप उनसे वो सारी डिटेल ले लें जो आपको रिक्वायर है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट दूसरी से थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि वो सीवी जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भी बनाती है जो आपने फिल करना होता है। उसके बाद 4 नंबर स्टेप है गो थ्रू सिलेक्शन टेस्ट। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेक्शन टेस्ट लेती हैं कि आप अपना सिलेक्शन टेस्ट क्या होगा, वो आपका कोई रिटन टेस्ट हो जाएगा, वो कोई एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, वो आपके जो आपने क्वालिफिकेशन है, आपकी एजुकेशन है उसके रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपके एक्सपीरियंस है जैसे कि जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, वो कोई इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, जैसे आपके एनटीएस वगैरह लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, वो आगे हम नेक्स्ट इनके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल स्क्रीनिंग स्क्रूटनी के लिए कि अगर एप्लीकेंट पूल बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो टेस्ट भी ले लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कम भी होते हैं लेकिन फिर भी वो रिटन टेस्ट से गुजार के फिर इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। तो टेस्ट लिया जाता है, जो लोग उसमें फेल हो जाते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो पास हो जाते हैं वो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जो रिटन टेस्ट में क्लियर हो जाए, जो उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया आमतौर पे कुछ और 50% है लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन 70-80% पे भी रख देते हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है।
तो जो लोग रिटन टेस्ट पास कर लेंगे वो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जहाँ पे है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि उनका प्रीवियस एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो चेक किया जाता है कि एक बंदे ने लगाया जी कि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो 2 ऑर्गेनाइजेशन, तो उन 2 ऑर्गेनाइजेशन से कंफर्म किया जाता है कि आइदर इस बंदे ने उधर काम किया है या नहीं किया है, ये उसके जो पर्टिकुलर है वो सही है या इसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन है। इसी तरह उनकी एजुकेशन एजुकेशन कहाँ से है वो ये चीज़ें देखी जाती है। बैकग्राउंड उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो वो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो एक कैंडिडेट को जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो फिर उनसे इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू 1 to 1 भी हो सकता है, वो ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है। उसमें एक पैनल बैठ जाता है, वो इंटरव्यू करता है। ग्रुप इंटरव्यू या 1 to 1 छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हम आमतौर पर देख लेते हैं जो बात एचआर मैनेजर या सीईओ होता है वो खुद ही कर देता है। अगर वो गवर्नमेंट की कोई जॉब है तो वहाँ पे पैनल इंटरव्यू हो जाता है, पैनल के सामने होता है वो 5-7-8 बंदों का पैनल बन जाता है। वो फिर अपनी रिकमेंडेशन पे उन्हें आइदर सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो जो लोग इंटरव्यू में रह जाते हैं वो रिजेक्टेड जो उसमें क्लियर हो जाते हैं तो उनको फिर कंडीशनल जॉब ऑफर लेटर एक सेंड किया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हो जाती है कि ये चीज़ें रिक्वायर हैं बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब। तो उसमें क्या होती है आमतौर पे एक जो तो कॉमन है कि आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है कि आइदर यू आर मेडिकली फिट, या आपको ऐसी ये डिजीज तो नहीं है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन में आपके पुलिस को कोई नुकसान हो सके। तो इसलिए मेडिकल टेस्ट जो है वो अपने जो करीबी हॉस्पिटल है या जो उनके पैनल पे है या कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनसे आपका मेडिकल टेस्ट, और जिसे फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है कि यू आइदर यू आर फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब और नॉट। तो मेडिकल टेस्ट में जो क्लियर हो जाते हैं वो अपना मेडिकल रिपोर्ट लेके आते हैं, तो उसकी बेस पे उन्हें प्लेस या उन्हें कंफर्म ऑफर लेटर जारी कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है कि नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके एक्चुअली जो 9 स्टेप हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, आपके एप्लीकेशन रिज्यूमे सबमिट करवाने से लेके आपकी प्लेस्ड इन जॉब, यू ज्वाइन इन द जॉब, ये टोटल 9 स्टेप का सिलेक्शन प्रोसेस है। ये 9 स्टेप आप एक्चुअली अच्छी तरह देख लें तो आपका आज का लेक्चर जो है वो सारा इन्हीं 9 स्टेप के इर्द गिर्द घूम रहा है। इससे आपको आइडिया जो, और ये बड़ा सिस्टमेटिक है और आई थिंक ये अगर आप 2-3 दफ़ा ज़रा गौर से देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। अब हम इनको आगे फर्दर भी डिटेल में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 9 स्टेप्स है सिलेक्शन प्रोसेस के। सो नो कम इनिशियल स्क्रीनिंग। रिक्रूटमेंट तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, इसलिए उसकी अभी ज़रूरत नहीं है इधर डिस्कस करने की। हमने पूरा लेक्चर रिक्रूटमेंट का, ये रिक्रूटमेंट क्या है, कैसे होती है, कि क्या क्या तरीकाकार है। इनिशियल स्क्रीनिंग अभी पढ़ते हैं कि इनिशियल स्क्रीनिंग क्या होती है। और सेकंड है एप्लीकेशन ब्लैंक, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन ब्लैंक भी उसे कहा जाता है। और प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से पहले क्या है जी, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, वो जो आपको बताया था कि जो आपके रिटन टेस्ट लिए जाते हैं वो किन किस्म के होते हैं, वो ये 4-5 एग्जाम के होते हैं। कौन कौन से हैं? जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, कि आपके इंटेलिजेंस टेस्ट देखा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के आइदर एप्टीट्यूड आपका वो उस जॉब के हवाले से थोड़ा सा देखा जाता है कि आपका एप्टीट्यूड उस जॉब के रिलेटेड है या नहीं है। पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ऑनेस्टी टेस्ट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है जो आपके स्टार्ट में लिए जाते हैं। इंटरव्यूज, तो इंटरव्यूज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और मिक्स्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये होता है कि वो ऑलरेडी एक पहले क्वेश्चन पूरे बना लिए जाते हैं, वो हर जो है कैंडिडेट उससे वही क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर के इसकी एग्जांपल ये है कि आपका नाम, फादर नेम, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, कौन सी डिग्री की है, कहाँ पहले कोई काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ पे क्या करते हैं। ये एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में उसमें क्वेश्चन पहले नहीं बनाए होते, जो क्वेश्चन होता है आप उसमें से जो आंसर करते हैं उस आंसर से फिर अगला क्वेश्चन, और वो हर पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है उससे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और मिक्स्ड इंटरव्यू ये है कि कुछ आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड, कुछ आपने एक बना लेते हैं ये हमने हर कैंडिडेट से पूछना, और बाकी जो है वो उनके आंसर से आंसर निकलते रहते हैं।
बैकग्राउंड चेक क्या है जी? बैकग्राउंड चेक जैसा कि आपको पहले बताया कि बैकग्राउंड देखा जाता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, इधर उन्होंने ये जॉब्स की है, उस जॉब पे उनका कितना एक्सपीरियंस है, वहाँ पे उनकी रिप्यूट क्या थी। और इसके बाद आप उन्हें कंडीशनल जॉब ऑफर लेटर दे देते हैं कि आप आगे अपनी ये जॉब ज्वाइन ऑन कंडीशनल के आपको ये जॉब ऑफर की जाती है, लेकिन उसके लिए आपको ये मेडिकल टेस्ट या कोई और भी रिक्वायरमेंट हो तो वो करनी होती है। फिर मेडिकल एग्जाम और ड्रग टेस्ट होते हैं, कोई मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन कर दिया जाता है, यानी कि जो उस मेडिकल टेस्ट में फिटनेस सर्टिफिकेट ले आते हैं दे आर सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। अच्छा जी, अभी हमने ये सारा 9 जो थे वो पढ़े हैं। अभी हम सोर्सेज यूटिलाइज इन द स्क्रीनिंग एफर्ट की, जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं यानी कि इनिशियल स्क्रूटनी कर रहे हैं उसमें क्या कुछ होता है। और सेकंड है एप्लीकेशन ब्लैंक्स। पहले तो सोर्सेज यूटिलाइज वो आपको बता दिया कि उसमें एजुकेशन एक्सपीरियंस कि जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस एबिलिटीज उनकी बेस पे आप उनकी स्क्रूटनी करते हैं। एप्लीकेशन ब्लैंक क्या है? ये एप्लीकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एप्लीकेशन फॉर्म बनाती है वो जिसमें आपने अपने पर्टिकुलर लिखने होते हैं वो सारे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन ब्लैंक या एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्हें कहा जाता है। उस में जो ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट उन्हें चाहिए होती है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो उस फॉर्म में बना देते हैं कि आप अपने हाथों से वो फॉर्म फिल करें ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाए। उसमें क्या है ये देखें, इसमें आमतौर पे नेम, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क स्किल, रेफरेंसेस, यानी कि ये चीज़ें जो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को, ये एक एग्जांपल है कि ये एप्लीकेशन ब्लैंक इस किस्म का एक ब्लैंक फॉर्म बना लिया जाता है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर पर्टिकुलर कैंडिडेट अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता है। इसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है? एप्लीकेंट सर्टिफाइज। क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि जब एप्लीकेंट खुद अपने हाथ से लिखता है तो वो सर्टिफाई करता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है। तो सीवी में तो बाद ये हो गया वो हो गया तो मुझे नहीं था पता, लेकिन यहाँ पे वो अपने हाथ से लिख रहा है तो वो सर्टिफाई कर रहा है कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और एप्लीकेंट एग्री कर रहा है कि जो कुछ है कि मैंने ये जो एक्सपीरियंस लिखा है, जो एजुकेशन लिखी है, उसे एग्री किया कि ये मेरी ही एक सारी इंफॉर्मेशन है। और इसके साथ एप्लीकेंट ऑथोराइज करता है उन और को कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आखिर में आप उनसे वो एक एफिडेविट भी लेते हैं कि जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है, वो तो वो उसे अंडरस्टैंड भी करता है उस एफिडेविट को, फिर एक्सेप्ट करता है कि अगर कोई भी इसमें मेलाफाइड इंटेंशन हो, कोई मैंने गलत बात की हो तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। दिस इज अ रिटन एग्रीमेंट। ठीक है जी। जो आपकी एप्लीकेशन होती है, यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक्स, इसके यूजेस क्या हैं, ये क्यों हम लेते हैं? डिटरमिन वेदर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर जॉब और मेट, यानी कि सबसे पहले कि आप उनसे क्वालिफिकेशन पूछते हैं, वही सिक्योरिटी वाला के आप उनमें कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एजुकेशन रिक्वायर्ड है, वो है भी आपने रखी है जी ग्रेजुएशन, कम अज कम ग्रेजुएट हो। तो इसमें वो अपना ग्रेजुएशन का वो लिखते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन इस साल इस यूनिवर्सिटी से की है, तो वो इसमें हो जाते हैं कि उन्होंने ये चीज़ कर ली है या नहीं। इसके बाद है जाइज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टन जॉब रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, यानी कि वहाँ पे आप उनसे कोई उनकी स्किल्स, उनकी ये चीज़ें एट्रीब्यूट्स वगैरह पूछ लेते हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स पूछ लेते हैं, तो उससे आप जज करते हैं कि जो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एट्रीब्यूट्स रिक्वायर है वो उसमें अवेलेबल भी है कि नहीं है। अगर आप उन्हें एक मार्केटिंग का बंदा रखना है और उनके एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हैं कि भाई आप लोगों में मिलजुल के रहते हैं या थोड़े से अलहदा रहना पसंद करते हैं, अगर वो मार्केटिंग का जॉब मार्केटिंग में वो कहता है जी मैं दोस्तों के साथ घुलता मिलता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर अपने घर पे रहता हूँ, इट मीन इज नॉट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। सो ये चीज़ें इंटरव्यूअर के लिए जज करने में आसान रहती है कि वो उनकी बेस पे अपना डिसीजन लेता है। रेड फ्लैग पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया कंसर्निंग द एप्लीकेंट, इसी से कुछ रेड फ्लैग होते हैं कि कोई प्रॉब्लम एरिया जो हाईलाइट कर लेते हैं, उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंटरव्यूअर के लिए
रेड फ्लैग है, यानी कि वो क्या कहता है ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इसे हमने क्लियर करना है इंटरव्यू के लिए, आइदर ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है या नहीं है, यानी कि जो कुछ उन्होंने लिखा है अपने बारे में उसमें से वो फिर उसे रेड फ्लैग उसे कहते हैं, उसे सर्कल कर लेते हैं, उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये पोटेंशियल एरर या पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर हम इस बंदे को हायर करते हैं। तो इन चीज़ों को क्लियर, क्योंकि ये आपने एप्लीकेशन दी है उसमें उसने जज किया है आइदर ही इज राइट और रॉन्ग, तो वो उन्हें कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ें इंटरव्यू में क्लियर करनी है। तो रेड फ्लैग आपको बता दिया कि ये क्या होता है, वार्निंग साइन दैट मे रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये एक वार्निंग साइन है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसे मजीद इन्वेस्टिगेट करना, कैसे करना है वो इंटरव्यू में भी कर सकता है, वो बैक जॉब आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है उसमें भी किया जा सकता है कि ये रेड फ्लैग है, यहाँ पे पोटेंशियल एरियाज है, ये पोटेंशियल प्रॉब्लम बन सकती हैं। इसमें कौन कौन सी आ जाती है, टाइम गैप इन एम्प्लॉयमेंट, ये टाइम गैप, आपने अपनी डिग्री की है जी 2021 में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, आपको जाके जॉब मिली है 2023 में, ये 2 साल आपने क्या किया, 2023 में आपने जॉब की है वो आपने 3 साल की है 2026 में, उसके बाद आपको अगली जॉब का आपने किया जी 2029 में की है, तो वो फिर 3 साल आपका दरमियान में, तो ये टाइम गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट जो है ये एक रेड फ्लैग है कि ये इन्वेस्टिगेट करना है कि इस एरिया में वो बंदा क्या करता है, क्या इधर वो अनएम्प्लॉय रहा है या कुछ और अपना कोई काम करता रहा है या कोई ऐसी जॉब करता रहा जो वो बताना नहीं चाह रहा। तो ये क्योंकि जब भी इंटरव्यू करते हैं ये एक कंटिन्यूटी जो है ना वो बहुत मैटर करती है, जहाँ पे कंटिन्यूटी ना हो वो प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, और कुछ लोग जो हैं वो उसे बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वैक्यूम आंसर्स, यानी कुछ आपने जो एप्लीकेशन में उनसे कुछ चीज़ें पूछी हैं उसके कोई ऐसे आंसर दिए हैं जो क्लियर ना हो, तो वो भी जो कि इंटरव्यू के लिए जो उसे चेक कर रहे हैं वो कहेंगे कि जो हम पूछना चाह रहे हैं ये उसका सही जवाब नहीं है, तो वो फिर इंटरव्यू में उस चीज़ को चेक करते हैं कि ये इसका ज़रा जवाब देना कि इसका आपने क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है। वैलिड रीजन फॉर लिविंग प्रीवियस जॉब, यानी कि आपने पिछली जो जॉब है वो क्यों छोड़ी है, उसकी कोई सॉलिड रीज़न, कि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं तो जॉब आप पहले एक कर रहे थे वो छोड़ के इधर अप्लाई करें, तो पिछली जॉब क्यों छोड़ी है, आप उधर से निकाला गया, आपने उधर कोई फ्रॉड किया है या आपने खुद छोड़ी है, खुद छोड़ी है तो क्यों छोड़ी है, क्या रीज़न थी, सैलरी कम थी, आपसे काम ज़्यादा लिया जाता था, आप काम नहीं थे करते, तो ये जो डिफरेंट रीज़न है ये भी पूछी जाती है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूरी ना हो, वही बात है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या होगा, कितना अर्सा आपने जॉब के दरमियान में क्या किया क्या नहीं किया, आपकी पूरी हिस्ट्री आपकी एजुकेशन से लेके जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं हर चीज़ आपकी क्लियर हो कि जब ये इस डेट को मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, ये पहली जॉब मैंने इस डेट से डेट तक की है, दरमियान में 6 माह में फ्री रहा हूँ उसमें जॉब सर्च करता रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरी जॉब की है, ये जॉब मैंने छोड़ दी इस रीज़न से, इस दौरान मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद आ जाता है इनकंसिस्टेंसी इन सैलरी हिस्ट्री। सैलरी हिस्ट्री क्या है जी कि आप कितनी सैलरी लेते रहे हैं डिफरेंट जॉब पे, ये ना हो कि आपने पहली जॉब किया वहाँ पे आपकी सैलरी 50,000 है, अगली आपने 30,000 पे कर ली है, उसके अगली जो है वो 90,000 है, उससे आगे फिर आपको जॉब मिली वहाँ पे 15,000 है, तो दिस इज द इनकंसिस्टेंसी। ये क्या है, आम लोग तरक्की करते हैं कि कभी आप 30 पे चले जाते हैं, कभी आप 70 पे आ जाते हैं, कभी 10,000 पे आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है कि व्हाट द रीजन कि ये ऐसा क्यों है। तो ये चीज़ें हैं जो वहाँ पे जिन्हें हम रेड फ्लैग कहते हैं कि ये जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो इंटरव्यूअर इन चीज़ों को सर्कल कर लेता है, पॉइंट आउट कर लेता है, नोट कर लेता है कि ये हमने क्लियर करनी है इंटरव्यू में। व्हेन ऑल एम्प्लॉयर्स आर लिस्टेड आर आउट ऑफ, यानी कि आपने अपनी जो जो फॉर्म है उसमें लिखा है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, इस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती जा रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम कि आप ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों जाते हैं जो कुछ अर्से बाद ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाती है, या आप जॉब आपने मार्केटिंग करनी है, काम आप जाके फाइनेंस में करके आ रहे हैं, तो ये भी इसमें है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ है और आप कर कुछ रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, स्टेप 3। स्टेप 1 क्या था आपका, स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन प्लान, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो हमने पहले पढ़ लिया, फिर स्क्रीनिंग, इनिशियल स्क्रीनिंग, फिर आपका
एप्लीकेशन ब्लैंक आ गया और अब है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या क्या होते हैं जी? हिस्टोरिकल ड्यूटीज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटरेस्ट। यानी कि ये आप उनसे उनकी जनरल नॉलेज का भी लेते हैं, उनकी इंटेलिजेंस का भी लेते हैं, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, ऑनेस्टी का भी। ये रिटन टेस्ट ऐसा लिया जाता है कि आइदर ही इज ऑनेस्ट और नॉट ऑनेस्ट। जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट है, अगर आर्मी के दिए हो तो साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये सारे रिटन टेस्ट होते हैं। तो 60% ऑफ कंपनी यूज सम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। यानी कि एक जो सर्वे है, रिसर्च हुई है, उसमें कहा जाता है कि 60% के करीब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिटन टेस्ट लाजमी अपने एम्प्लॉय को हायर करने के लिए वो लेती हैं। कुछ तो डायरेक्ट इंटरव्यू कर लेती हैं कि रिटन टेस्ट नहीं लेती, लेकिन 60% का कहा जा रहा है कि वो अपने किसी न किसी किस्म का, अब वो टेस्ट किसी किस्म का, वो इंटेलिजेंस भी हो सकता है, एप्टीट्यूड भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी होता है, कोई भी किसी किस्म का भी हो, लेकिन 60% कंपनीज जो है टेस्ट, जो उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस करना है, लोगों को सिलेक्ट करना है, तो रिटन टेस्ट की बेस पे पहला स्टेप वो रिटन टेस्ट करते हैं। अब इसमें दो कंसेप्ट आता है कि टेस्ट जो आप ले रहे हैं कि वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक वैलिडिटी होता है और एक रिलायबिलिटी होता है। यानी कि जो टेस्ट आप ले रहे हैं आइदर इट इज अ वैलिड और रिलायबल और नॉट। तो अभी हम आगे ये देखें कि वैलिडिटी ऑफ टेस्ट क्या है और रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट क्या है। यानी कि ये दो चीज़ें आपने टेस्ट में देखनी है कि ये हैं क्या, कि जो आपने जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए टेस्ट ले रहे हैं वो टेस्ट वैलिड भी है या नहीं है। सो वैलिडिटी टेस्ट क्या है? आंसर द क्वेश्चन, डज दिस टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर। वैलिडिटी ये है कि जो आपने मेजर करना है, तो आइदर वो टेस्ट वही मेजर कर रहा है, यानी कि आपने मेजर करना है कि उनकी इंटेलिजेंस क्या है, तो जो आपके उस टेस्ट में क्वेश्चन है तो वो वाकई इंटेलिजेंस ही मेजर कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको ये एचआरएम का कोर्स पढ़ा रहा हूँ और एचआरएम का आपका टेस्ट लेना है, तो जो मैंने आपका मिड बनाया या टेस्ट लिया है, तो उसमें क्वेश्चन जो है वो आपके एचआर के रिलेटेड ही है, या उसमें क्वेश्चन मैंने कुछ और कर दिए जिसका इस पर्टिकुलर कोर्स से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो इसलिए डज दिस टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर, कि वो टेस्ट जो बनाया है वो वही चीज मेजर कर रहा है जो आप देखना चाह रहे हैं। आप रखना चाह रहे हैं एक बंदे को कि ये क्या नाम है जी इसका, कि ये मार्केटिंग मैनेजर आपने रखना है, तो उसके जो क्वेश्चन टेस्ट होगा उसमें कुछ पोर्शन आपका मार्केटिंग के रिलेटेड होगा कि वो मार्केट कैसे करेगा, वो चीज़ों को कैसे उसकी मार्केटिंग करेगा, उनकी सेल्स कैसे करेगा, उसका एप्टीट्यूड कैसा है। तो ये चीज़ें कि वो जो आप मेजर करना चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, ये कुछ और कर रखना आप मार्केटिंग के लिए चाह रहे हैं, और टेस्ट आप उससे जो रिटन टेस्ट आप उससे ले रहे हैं एक जनरल नॉलेज का, कि बताओ भाई अमेरिका का दारुल हुकूमत कौन सा है, अभी आजकल बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये उससे इतना मैच नहीं कर रहा है जो एक्चुअली आप रखना चाह रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग क्राइटेरिया वैलिडिटी, पहले हमने validity means demonstrating that those who do well on the test also do well on the job and those who do poorly on the test। यानी कि वैलिडिटी का ये भी है कि जो आपने टेस्ट किया है ये कि वो जॉब के रिलेटेड होगा, जो जॉब उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये टेस्ट जो है वो बंदा जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। वही बात के हम मार्केटिंग का हो कि भाई आपका ये नया प्रोडक्ट है, आप इसको कैसे मार्केटिंग, इसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, इसे सेल कैसे करोगे। वो रिटर्न अगर ऐसा कर रहा है तो इट मीन के उसे मार्केटिंग के बेसिक कंसेप्ट पता है, तो वो जॉब में भी अपने इन कंसेप्ट को यूटिलाइज करेगा। सो दिस इज द कि वो टेस्ट, ये वैलिडिटी यही है कि जो रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा वो अपनी जॉब में भी करेगा, क्योंकि वो जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इट मीन कि उसे जॉब मार्केटिंग की जॉब के चीज़ों का पता है, और वो जब प्रैक्टिकली इस जॉब में आएगा तो भी इन चीज़ों को यूटिलाइज करेगा, इस्तेमाल करेगा। The content validity of test is demonstrated by showing that the test constitute a fair sample of the content। वही बात के जो आपका टेस्ट होगा वो जॉब के रिलेटेड है, कि जॉब पे जो आपने काम करने है उस जॉब के रिलेटेड उनके साथ वो कंसाइज है, उसके साथ वो मैच कर रहा है, कि जो जॉब पे काम कर रहा है वही टेस्ट है। ये नहीं है कि टेस्ट आप जॉब आपकी मार्केटिंग की होगी और टेस्ट आपका एचआर का होगा, तो वो फिर उसका बेनिफिट कोई नहीं है।
अब इसके बाद आ जाता है रिलायबिलिटी। पहला था वैलिडिटी के टेस्ट वैलिड भी है कि नहीं, जो आप मेजर करना चाहें वही है, और जो आप जिस जॉब के लिए करना चाह रहे हैं उस जॉब के साथ रिलेटेड भी है। अब रिलायबिलिटी इज द टेस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड रेफर टू consistency. It is the consistency of scores obtained by the same person when retested with the identical test or with an equivalent form of test. अब रिलायबिलिटी क्या है? पहला टेस्ट तो ये हो गया ना कि जो आप मेजर करना चाहिए वही कर रहे हैं और जिस जॉब के लिए उस जॉब के रिलेटेड है। अब रिलायबिलिटी ये है कि जो आपने टेस्ट दिया है अगर उसी किस्म का टेस्ट या उससे मिलता जुलता टेस्ट दोबारा दिया जाए तो स्कोर सेम हो, ये ना हो तो पहले तुक्के लगाए हैं वो चल गया। तो ये होता है आमतौर पर, आप देखेंगे टेस्ट को दो या तीन जो होते हैं और क्वेश्चन वही होते हैं या उससे मिलते जुलते होते हैं। पहले टेस्ट में उनके स्कोर चेक किए जाते हैं, अगर वो तो 19-20 का फर्क हो इट मीन के रिलायबल है कि इस बंदे का नॉलेज ठीक है। अगर एक में आप टेस्ट में 90 नंबर ले रहे हैं 100 में से, दूसरे में आपके 20 है तो इट मीन के वो 90 आपके तुक्के लगाए हैं, आपको पता कुछ नहीं। तो ये होते हैं रिलायबिलिटी के वो क्वेश्चन। आमतौर पर एक ही कुछ होते हैं 2 टेस्ट ले लेते हैं, कुछ होते हैं एक ही टेस्ट में क्वेश्चन डिफरेंट मिलते जुलते हैं, यानी कि आपके 20 क्वेश्चन है, पहले 5 क्वेश्चन आगे दरम्यान में कुछ 10 अगले 5 वो पहले 5 को भी रिपीट किया जाता है किसी और तरीके से, और पहले 5 और आखिरी 5 का ये एक टेस्ट की तकनीक बता रहा हूँ कि उन दोनों को आपस में फिर चेक किया जाता है, उन 5 के अंदर क्या आखिरी 5 के अगर तो वो सेम है तो इट मीन के टेस्ट इज रिलायबल के वाकई उस पर्टिकुलर बंदे को उस जॉब का उस चीज़ का नॉलेज है। अगर वो डिफरेंट है तो इट मीन कि उसने तुक्के लगाए हैं, बस चल गया काम चल गया, नहीं तो ना से। तो दिस इज द रिलायबिलिटी। एस्टैब्लिशिंग टेस्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, यानी कि टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं आइदर इट इज़ रिलायबल और वैलिड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस टेस्ट लेने का फ़ायदा, क्योंकि वो अपना पर्टिकुलर जो पर्पस है वो पूरा नहीं करेगा। जो उस टेस्ट का पर्पस है कि आपने एक राइट पर्सन होता है, राइट जॉब सिलेक्ट जो है ना उसे करना है जो उस जॉब के लिए सही बंदा हो। अगर आप उस टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को कंसीडर नहीं करते तो फिर आप अपने इस मकसद में स्टार्ट में ही आपका ये मकसद खत्म हो जाता है। 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड टेस्ट क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तो आपको बता दिया कि ये क्या क्या होते हैं। और स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है या हमें इधर उधर से चीज़ें ना हो, एक उसका स्टैंडर्ड हो, एक तरीकाकार हो कि आइदर ये एमसीक्यूज हैं या आप एक ऐसे टाइप ले रहे हैं, तो वो एक उसका स्टैंडर्ड बना के वो आप टेस्ट लेंगे। अब टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आ जाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आप ले रहे हैं वो कौन कौन सी इकसाम के हैं, क्या क्या उनकी डिफरेंट किस्में हैं या टाइप्स हैं। उसमें पहला आ जाता है जी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है कि आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है कि आप इंटेलिजेंट है। उसमें हम देखते हैं कई दफ़ा वो शेप बना दी जाती है कि कौन सी 2 शेप्स आइडेंटिकल हैं, कि आप अपने माइंड को इंटेलिजेंस को यूज़ करके आपको पता चल जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इसमें डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट भी से हम कहते हैं कि 5 पिक्चर दे दी उसमें से 4 आइडेंटिकल है, एक उसमें डिफरेंट है बिल्कुल मामूली सा, तो वो आप यूज़ करके, या आपको एक सीक्वेंस दे दिया कि नेक्स्ट क्या आएगा, हम 3, 6, 9, 12 करके आगे क्या है। तो ये चीज़ें जो है इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ करती हैं कि आप एक सीक्वेंस को इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एप्टीट्यूड टेस्ट कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, इसमें वो चेक कर लिया जाता है कि आप मार्केटिंग के बंदे ज़्यादा सही हैं, एचआर के ज़्यादा सही हैं, फाइनेंस के ज़्यादा सही हैं, क्योंकि एक एमबीए की डिग्री अभी तो हम कर रहे हैं ना, इनकी स्पेशल कुछ अर्सा पहले स्पेशलाइजेशन नहीं होती थी। और इसके अलावा भी अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग और सेल। मार्केटिंग का बंदे का काम है ऐड बनाना, उनकी एडवर्टीजमेंट करना, और सेल क्या है कि मार्केट में जाके, अब डिग्री तो हमारी मार्केटिंग की आती है लेकिन उसमें देख लिया जाता है कि बंदे का एप्टीट्यूड क्या है, ऑफिस में बैठने का काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा या मार्केट में जाके लोगों से घुल मिल के काम करने का। अगर मार्केट में लोगों से घुलने मिलने का, घूमने फिरने का स्क्रीन है तो वो सेल्स की जॉब के लिए फिट होगा। अगर वो ऑफिस में बैठ के क्रिएटिव माइंड है तो वो मार्केटिंग के लिए, जो एडवर्टीजमेंट के लिए ज़्यादा उस बेनिफिशियल रहेगा। पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट, इसमें आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, एक्सोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, आप गुस्से में जल्दी आते हैं नहीं आते, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट। और आपका इंटरेस्ट देखा जाता है, इंटरेस्ट किसी में, ये सारी आपस में इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। ऑनेस्टी टेस्ट क्या है, इसमें देखा जाता है कि आप किस हद तक ऑनेस्ट हैं अपने आप के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने
ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपका ऑनेस्टी लेवल भी चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, यानी कि अगर आपने कोई ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करें जहाँ पे आपने कोई मशीनरी इक्विपमेंट चलाना है, तो वो फिर उसके सिमुलेशन टेस्ट करवा लिया जाता है कि उसके जो पर्टिकुलर मशीनरी को यूज़ करने के लिए आपसे टेस्ट करवा के आइदर आप उसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या इसमें इंगेज इन एक्चुअल जॉब बिहेवियर के एक्चुअल जॉब बिहेवियर आपका देख लिया जाए, कोई आपसे उसके रिलेटेड रोल करवा लिया जाता है, या कोई ऐसी मशीनरी हो कि आप उसे कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ड्राइविंग टेस्ट है, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जा सकता है कि ये गाड़ी है इधर जरा चला के रखें, या आप को ड्राइविंग आती है या नहीं आती। वर्क सैम्पलिंग, वही कि ड्राइविंग या जो आपने काम करना है उसका कुछ सैंपल आपसे करवा लिया जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। असेसमेंट सेंटर, डिफरेंट असेसमेंट सेंटर्स पे आपको लिया, वहाँ पे आपकी असेसमेंट की जाती है। जैसे आर्मी में अगर आपने अप्लाई करना हो तो ISSB का टेस्ट होता है, 4 दिन रखते हैं, वो 4 दिन आपका असेसमेंट सेंटर है, 4 दिन डिफरेंट टेस्ट करके उसकी बेस पे आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। डिटेक्टिंग डिसऑनेस्टी सम गाइडलाइन, यानी कि वो ऑनेस्टी टेस्ट में हम बात कर रहे थे, तो डिसऑनेस्टी को कैसे डिटेक्ट किया जाता है उसकी कुछ गाइडलाइंस वो क्या है कि कैसे आप उनकी डिसऑनेस्टी चेक करेंगे। तो ये इंटरव्यू में आ जाता है, आस्क ब्लंट क्वेश्चंस। ब्लंट क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं बड़ा ब्लंट है वो, ये नहीं देखा उनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी ऐसा है कि बस ब्लंट क्वेश्चन होंगे, फौरी तौर पे बंदे को समझ नहीं कि जवाब क्या दें। तो ब्लंट क्वेश्चन होंगे तो उसकी बेस पे पता चलेगा आइदर ही इज ऑनेस्ट और नॉट। लिसन रेदर देन टॉक। इंटरव्यू में ये नहीं करना कि आप ज्यादा बोलें, वहाँ पे ज्यादा थोड़ा पूछ के ज्यादा सुने, जिससे आप लोग पता चल जाएगा कि आइदर ही इज ऑनेस्ट और नॉट। आज थोड़ा क्रेडिट चेक, क्रेडिट चेक उनकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है कि वो लोन लेते हैं क्या है। चेक ऑल रेफरेंसेस, जो रेफरेंस दिए हैं उन्हें चेक करेंगे, जो रेफरेंस है वो कैसे हैं और वो उनके बारे में क्या है। ट्रस्ट फॉर ड्रग्स, उनके मेडिकल टेस्ट कंडक्ट सर्चेज, उनके कंडक्ट का सर्चेज पिछली ऑर्गेनाइजेशन में उनका कंडक्ट क्या था, वहाँ से उनका बायो बैकग्राउंड और बायोडाटा पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप 4 है जॉब इंटरव्यूज। कि जॉब इंटरव्यूज क्या है, अभी तक आपने उनका वो इनिशियल टेस्टिंग वगैरह तो कर लिया, अब जॉब इंटरव्यू के जॉब इंटरव्यू कैसे लेना है। इसमें होता है मल्टीपल पीपल, HR मैनेजर सुपरवाइजर कोलीग। एक है कि इंटरव्यू में मल्टीपल पीपल, बहुत से लोग बैठे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, HR मैनेजर सुपरवाइजर कोलीग, उसकी बेस पे आपका इंटरव्यू कर लिया जाता है, पैनल इंटरव्यू जिसे हम कह सकते हैं। प्रॉब एरिया नॉट असेस बाय एप्लीकेशन फॉर्म्स और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसका मकसद क्या है कि जो आपने उनसे एप्लीकेशन फॉर्म लिया या एप्लीकेशन टेस्ट लिया है उसकी बेस पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसपे आप फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, तो फिर वो इंटरव्यू में जहाँ उनके वो रेड फ्लैग जो हमने बताया कि वो एरिया की ये प्रॉब्लमेटिक है, इनमें हम देखेंगे, तो वो आप फिर अपने इंटरव्यू में उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, उनकी बेस पे आप जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं, ये क्लियर चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर आप इंटरव्यू में उन चीज़ों को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन मस्ट बी जॉब रिलेटेड, जो जिस जॉब के लिए आप कर रहे हैं आपके मैक्सिमम जो है उसके जॉब रिलेटेड हो, अभी इधर उधर के क्वेश्चन ना हो, जॉब रिलेटेड के क्वेश्चन होने चाहिए। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, इंटरव्यूज किस किस टाइप के हैं जो हमने पहले भी की बात की थी। अनस्ट्रक्चर्ड अनडायरेक्टिव इंटरव्यू, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड है, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है बस आए हैं हाँ जी आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसकी बेस पे आगे क्वेश्चन। अच्छा उसने कहा जी कि मैंने वहाँ से क्वेश्चन वो कैसे था मेरा जी यहाँ था जी मेरा ये एक्सपीरियंस था, क्या उस एक्सपीरियंस में बताएं, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने कहा दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड कि आप जो जवाब देते हैं उससे अगला क्वेश्चन निकलता जाता है। एक है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, डायरेक्टिव और पैटर्न इंटरव्यू, उसमें एक पर्टिकुलर आपने पैटर्न बनाया हुआ, क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसमें जी, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, वेयर डिड यू वेयर फ्रॉम यू डिड योर मास्टर्स, और ऐसे यानी कि एक पूरा आपने पैटर्न बना लिया क्वेश्चन का, और हर जो आपका कैंडिडेट आएगा उससे आप वही क्वेश्चन पूछेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। मेथड्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के मेथड क्या क्या हैं। एक है वन ऑन वन इंटरव्यू, यानी कि एक कैंडिडेट बैठा एक इंटरव्यू लेने वाला जिसमें
आमतौर पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में HR मैनेजर है या CEO है, एक ही बंदा ने इंटरव्यू करना, 1 to 1 इंटरव्यू हो रहा है, उसी की बेस पे सिलेक्शन और रिजेक्शन करेगा एक ही बंदा। तो वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ये भी चलता है कि आपने इनिशियल लेवल की जो जॉब है वहाँ पे, जैसे अब आप लोग जब इधर से अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो मोस्ट मेनली कि आपका 1 to 1 इंटरव्यू हो। लेकिन अगर आप अगर कोई आप में से CSS करता है वहाँ पे आपका तो पैनल इंटरव्यू हो सकता है। तो पहला होगा 1 to 1 के एक इंटरव्यू लेने वाला होगा और एक इंटरव्यू देने वाला और कोई नहीं होगा। तीसरा है ग्रुप इंटरव्यू। इसमें ग्रुप इंटरव्यू में ये हो जाता है कि इंटरव्यू लेने वाला तो एक होता है लेकिन इंटरव्यू देने वाले 3 4 5 लोग बैठे होते हैं और उनकी बेस पे इसमें हम आमतौर पे देख लेते हैं ग्रुप डिस्कशन चलती है ऐसे। वो इंटरव्यू एक लेने वाला 5 को वो फिर जज कर रहा होता है और उसकी बेस पे ये भी एक इंटरव्यू टेक्निक हमारी चलती है। एक है बोर्ड इंटरव्यू, एक पूरा बोर्ड बैठता है, पैनल बैठ जाता है 5 6 7 लोग का, एक कैंडिडेट होता है इंटरव्यू लेने वाले 7 8 5 7 8 10 लोग बैठे होते हैं और वो उनमें से फिर क्वेश्चन करते हैं, कभी एक पूछ लेता है, दूसरा तीसरा चौथा। तो ये बोर्ड इंटरव्यू ऐसे पैनल इंटरव्यू भी कहा जाता है। एक है स्ट्रेस इंटरव्यू कि इंटरव्यू ऐसा किया जाता है कि इसमें आपको स्ट्रेस दी जाती है। आप के इस तरीके से कोई जॉब रिलेटेड इंटरव्यू कर दिया, जैसे अगर आप ISSB में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे ऑब्स्टेकल्स करवा लिए जाते हैं जी, आपके पास 2 मिनट है और आपने ये 9 ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट करनी है, भागे। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ इंटरव्यू एज वेल, जहाँ आपको ऐसा स्ट्रेस दे दिया जाए कि डिफिकल्ट सिचुएशन में आपसे क्वेश्चन किए जाए। वीडियो टेप इंटरव्यू, वो आपके इंटरव्यू रिकॉर्ड भी किए जाते हैं या आपके ऑनलाइन स्काइप पे या इन चीज़ों पे इंटरव्यू किए जाए। कंप्यूटर इंटरव्यू, तो कंप्यूटर पे आपका इंटरव्यू कर लिया जाए। अब आ रहा है कि डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने क्या करना है, आस्क ओपन क्वेश्चन। ओपन और क्लोज क्वेश्चन ये होते हैं, क्लोज क्वेश्चन क्या आप पूछते हैं और उसमें आपने जवाब देना था हाँ या ना में, आपकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती, यानी कि आप उनसे पूछ लेते हैं कि आप हमें ज्वाइन करेंगे या नहीं। हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप विद इन अ मंथ हमें ज्वाइन करेंगे या नहीं, ये है क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन है कि आप हमें कब ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मोस्टली इंटरव्यू में आप ओपन क्वेश्चन करें हाँ या ना, क्लोज क्वेश्चन से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओपन क्वेश्चन है ताकि उनका माजी ज़मीर वो सही तरह से बता सके कि उनके जहन में क्या है, वो क्या कर रहे हैं। आज जॉब रिलेटेड क्वेश्चन, जो जिस जॉब के लिए आप बंदे को हायर करना उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ओपन द इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है वो आप खुद स्टार्ट करेंगे, ये इंटरव्यू पैनल है, इस जॉब के लिए आपको है तो नाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन, कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन की तरफ ना है, पॉजिटिव कहें। लुक फॉर एरिया एप्लीकेंट इज अनइजी, और इसमें आप वो चीज़ें देखने के जिसमें एप्लीकेंट जो है वो इजी नहीं है। इंटरव्यू में आप ये जज कर लेते हैं कि इन एरियाज में वो सही नहीं है। तो डोंट, इंटरव्यू में आपने क्या नहीं करना, आस्क ऑल क्लोज क्वेश्चन के सारे ही क्लोज क्वेश्चन नहीं करने हैं, ओपन क्वेश्चन की तरफ से कुछ आप 1 2 4 कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा आपके क्लोज क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन ना करें। पर्सनल क्वेश्चन के फादर मदर के बहन भाई कितने हैं, वो क्या करते हैं, वो क्यों है ये करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन की तरफ ना जाए, शादी हो गई है नहीं हुई, बच्चे कितने हैं, तो इसलिए पर्सनल क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना चाहिए। डू ऑल द टॉकिंग, कि इंटरव्यू ही ज़्यादा बोलता रहे और जो इंटरव्यू देने आए उसे आप बोलने का मौका ना दें, ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ से अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसे अवॉइड करना है। बी पेशेंट, आपने पेशेंस रहना, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। आस्क मोर देन 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, ये नहीं कि एक ही टाइम पे 2 या 3 क्वेश्चन आप करना शुरू कर दें। क्वेश्चन आपका एक ही होना चाहिए। हाँ जी ये बताएं आप कहाँ रहते हैं और वो आप कहाँ रहते हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना दूर है, पहले भी पूछ लो कहाँ रहते हो, फिर अगला क्वेश्चन पूछ लो कितना जॉब आपका क्वालिफिकेशन क्या है और जॉब एक्सपीरियंस कितना है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन करके पूछना चाहिए, 2 2 नहीं पूछने चाहिए, 2 या मोर देन 2 नहीं होने चाहिए। तो स्टेप्स ऑफ एन इफेक्टिव इंटरव्यू, एक इफेक्टिव इंटरव्यू के कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, आपने तैयारी करके जाना है कि इंटरव्यू में क्या कुछ पूछना है, क्या कुछ हो सकता है, उसकी तैयारी करके हो, आपके पास क्वेश्चन हो, स्ट्रक्चर जान स्ट्रक्चर जो भी है, फिर भी उसकी तैयारी होनी चाहिए। वेलकम द कैंडिडेट, सबसे पहले कैंडिडेट को वेलकम करें, आते ही उस पर सवाल की बुछाड़ नहीं करनी है, उसे
वेलकम कहें, आए बैठे, प्लीज टेक अ सीट। पहला क्वेश्चन आमतौर पर इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये भी एक वेलकम का होता है कि ताकि वो जरा फेमिलियर हो जाए इंटरव्यू के माहौल से, उस रूम से, इंटरव्यू पैनल से, और अपने आप के बारे में। इंकरेज कैंडिडेट टू टॉक, और कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करें कि वो बोले, ना कि वो खामोश रहे और आप बोलते हैं, उसे उससे ज़्यादा बोलने का मौका दें। कंट्रोल द इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू कंट्रोल करना है, कभी भी कंट्रोल जो है आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो वो सारा जो कैंडिडेट है वो ही दे जाए। सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वो आपने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रोवाइड करनी है। क्लोज इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू क्लोज करना भी इंटरव्यू का काम है कि ओके जी, थैंक यू वेरी मच, दिस इज आवर इंटरव्यू, दिस इज योर इंटरव्यू, और अब हम इस इंटरव्यू क्लोज करते हैं। और फाइनल स्टेप उन्हें कॉल करके उन्हें थैंक यू वेरी मच कहें कि वो उधर से चले जाएँ। इंटरव्यू गाइडलाइन, इंटरव्यू जब करते हुए कौन सी गाइडलाइन है जिनकी बेस पे आपने इंटरव्यू लेना है, उसमें आपका आ जाता है जनाब, द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, आस्क ऑल एप्लीकेंट फॉर द पर्टिकुलर जॉब द सेम क्वेश्चन। स्ट्रक्चर क्या है कि आपने एक पहले क्वेश्चन बना लिया और तमाम जो कैंडिडेट है उनसे वही क्वेश्चन पूछे, ताकि आपको जजमेंट में आसानी रहे कि इसने इसका ये जवाब दिया, इसने ये जवाब दिया, अब ये बंदा हमारे लिए सही है। डिले योर डिसीजन, नो स्नैप जजमेंट, आपने सब इंटरव्यू करके ये नहीं कि पहला आया वो आपको अच्छा लगा आप उसी वक्त बस ये सिलेक्ट है, बाकी नहीं, ऐसे नहीं करना। नो स्नैप जजमेंट, देखते ही आपने जजमेंट नहीं करनी। डिले योर डिसीजन, डिसीजन को जरा रोकें, बाकी लोगों को भी इंटरव्यू थे, मेरे भी थे, उससे नेक्स्ट और नेक्स्ट जो बंदा आएगा वो आपको ज़्यादा विजिबल हो, ज़्यादा सही हो, तो इसलिए कभी भी स्नैप जजमेंट नहीं करनी। Focus on the traits that are more accurately assessed in the interview, क्या है, मोटिवेशन टू वर्क एंड पर्सनल रिलेशन, कि उन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है जो इंटरव्यू में देखते हैं कि वो बंदा मोटिवेट है, वो काम करना चाहता है कि नहीं चाहता, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, ये चीज़ें आपने इंटरव्यू में ज़्यादा फोकस करनी है। गेट द इंटरव्यू टू टॉक, तो उससे ज़्यादा मौका दे वो बोले। कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, जो लीगल रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करना है। जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपने इंटरव्यू करना है, उससे कितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए, ये मिनिमम, कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करना है, ये नहीं कि आउट ऑफ द लीगल वे आपने जाके कोई काम करना है। कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक, एक इंटरव्यू में कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं, उसमें स्नैप जजमेंट, वही फौरी तौर पे आप जजमेंट दे दें कि ये बंदा सिलेक्ट है या रिजेक्ट है, अब बाकी देखे नहीं है, लेकिन स्नैप देखते ही उसे क्या ये सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। नेगेटिव एम्फेसिस, किसी भी चीज़ पे नेगेटिव एम्फेसिस देना शुरू कर देंगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नोट नोइंग द जॉब, यानी कि आप जॉब इंटरव्यू करने वाले को पता ही नहीं है कि जॉब है क्या, और उसके लिए इंटरव्यू बैठ गए कि एक्चुअली इस बंदे को हायर करने के बाद इसने काम क्या करना है, इसलिए पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंस बंदा है जो उस जॉब के रिलेटेड, ही शुड बी आल्सो इन इंटरव्यू पैनल एज वेल। प्रेशर टू हायर, यानी कि आमतौर पर कई दफ़ा प्रेशर टू हायर के ऊपर से आ जाता है ऑर्डर कि ये बंदा सेलेक्ट करना है, आइदर वो उसके लिए एलिजिबल है, नहीं है, वो प्रेशर टू हायर है, तो ये एक इंटरव्यू की मिस्टेक ही है ना, कि आप उसे हायर करने के लिए क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि ये जाहिर हो वो बंदा ठीक है। नॉन वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल बिहेवियर की जो आपका वर्बल का जो आप बोल रहे हैं, बाकी आपका बैठने का स्टाइल है, आपके हाथ चलाने का, देखने का, ये चीज़ें भी उसमें जज की जाती हैं। इंटरव्यूज ऑफ बायस, यस, कुछ इंटरव्यूज बायस होते हैं, जिसकी बेस पे इंप्रेशन मैनेजमेंट आपने देखना होता है कि उनका इंप्रेशन क्या है। इंटरव्यूज हैव बैड इनएक्यूरेट मेमोरी, इंटरव्यू जो कर रहे हैं उनकी मेमोरी कोई इनएक्यूरेट या बैड हो, ये इंटरव्यू बायस है कि उनका एक वो बंदा जो इंटरव्यू देने आया है उसके साथ पहला कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोस्ट की है, लेकिन वो बंदा पहले उस जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके साथ कोई उसका अच्छा रिलेशन नहीं है, कोई बैड मेमोरी है, कोई ऐसा चीज़ है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि उसमें कोई ऐसा काम तो नहीं है बैड एक्यूरेट मेमोरी, उसकी बेस पे आप बाइस हो सकते जाएंगे कि ये क्या, उसकी बेस पे बायस हो जाएगा कि इसका पहले रिलेशन ही है, उसने मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा तो हम इसे इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये एक बायस इंटरव्यू की एग्जाम्पल है। मैंने डिसीजन मेड फर्स्ट फ्यू मिनट्स, डिसीजन आपने कब मेड करना है, फर्स्ट फ्यू मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में आप बात बात कर लेते हैं कि ये बंदा सेलेक्ट हो सकता है नहीं, लेकिन आपने डिसीजन फाइनल नहीं करना, आप उसमें क्या करेंगे, ही कैन बी सिलेक्टेड,
और यू कैन बी रिजेक्टेड, लेकिन अगले कैंडिडेट भी देख के करना है, इसलिए बायस नहीं होना कि फौरी तौर पे आप पहले फ्यू मिनट में डिसाइड कर लेंगे ये बंदा रखना है या नहीं रखना। एक इंटरव्यू को इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है, प्रायर नॉलेज, अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है उसके तो उसके बेस पे आप इंटरव्यू पे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप, क्या आप बस देख रहे हैं कि ये ऐसा ही है, एक स्टीरियोटाइप, आप स्टीरियोटाइप होता है ये कि जो आपके माइंड में बन गया बस ये ऐसा होगा, तो ये इंटरव्यू पे आपका इन्फ्लुएंस करता है कि आपका पहले ही माइंड बना कि ये बंदा ऐसा है, इस जॉब के लिए हमें ऐसा बंदा चाहिए, ये जॉब के लिए हमें बंदा वो चाहिए जो लंबा हो, या जो कुछ भी आपने बना लिया कि ये बंदा काम करेगा, तो स्टीरियोटाइप। ऑर्डर ऑफ इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट, इंटरव्यू का ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। पहले आप उनसे उनके पर्सनल पूछते हैं, एजुकेशन पूछते हैं, फिर आप उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। ये नहीं कि आप एक्सपीरियंस से स्टार्ट करें, ये चीज़ें भी बड़ा इंपॉर्टेंट करती है कि स्टेप बाय स्टेप आप एक ऑर्डर के तहत आगे चले। ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज इम्पोर्टेंट, वही के और वो फिर बंदा जो आपकी इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट कर रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव गेट हाई वेट, कुछ लोग नेगेटिव चीज को ज़्यादा वेट दे के उसे रिजेक्ट करते हैं, तो ये बंदा, इसका एजुकेशन ठीक नहीं है, इसके मार्क्स कम है, इसका एक्सपीरियंस सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, ज़्यादा वेटिंग देते हैं। तो दिस इज ओवर टुडेज लेक्चर। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।